बातचीत करते हैं हमारे खास मेहमान से। यतीन खेमका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, सीए हैं, लंबे समय से इस पूरी दुविधाओं को सॉल्व कर रहे हैं लोगों के लिए। खेमका साहब, बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के इस मंच में, बुरा ना मानो टैक्स है के इस मंच पे। थैंक यू विपुल जी। जी, अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीजी में रहते हैं, पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं। वो एचआरए क्लेम किस तरीके से कर सकते हैं और ज्वाइंट होम लोन लेने वालों को कितनी टैक्स छूट मिलती है? इन तमाम सवाल को समझते हैं यतीन खेमका जी से। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि पीजी में रहने वाला व्यक्ति क्या एचआरए क्लेम कर सकता है? पीजी के मासिक किराए में मेस, लॉन्ड्री चार्जेस जैसी चीज़ें शामिल रहती हैं। कौन कौन सी जरूरी दस्तावेज पीजी मालिक से उसके लिए लेने होंगे अगर एचआरए क्लेम करना है तो? ये देखिए, कोई भी एचआरए के लिए जो आपका रेंट एग्रीमेंट है जी, वो सबसे पुख्ता डॉक्यूमेंट है। और अगर पुख्ता उस डॉक्यूमेंट के अंदर, रेंट एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा है कि जो टेनेंट है वो इतना मासिक किराया केवल मकान के किराए के लिए या उस कमरे के किराए के लिए मकान मालिक को देगा, तो उसके हिसाब से एचआरए कैलकुलेट करके, क्योंकि एचआरए में 3 कंडीशंस हैं कि आप एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहे हैं, आप 25% आपकी सैलरी और डीएनएस अलाउंस का, और 10% ऑफ एक्चुअल रेंट पेड ओवर एक्सेस ऑफ सैलरी पेड। तो उनमें से तीनों मिनिमम जो है उसकी एग्जेम्पशन आपको 1013 में मिल जाती है आपको। तो मेरे हिसाब से जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या उसके अंदर आपका मैस के एक्सपेंसेस, लॉन्ड्री के चार्जेस, मेरे हिसाब से वो सब चार्जेस अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड हैं और आप या उसको अलग से दे रहे हैं तो वो आपको अलाउड नहीं होंगे एचआरए की कैलकुलेशन में। केवल और केवल जो आपका हाउसिंग से संबंधित, रहने से संबंधित जो किराया है उस कमरे का, वही आपको एचआरए की एग्जेम्पशन के लिए अलाउड होगा। इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि अगर अगर पीजी में रहने वाले जो लोग हैं वो अगर अपने मालिक, मकान मालिक से ये कहें कि ये तमाम खर्चे भी आप उसी कॉस्ट में जोड़ दें तो क्लेम कर सकते हैं सारे पैसों को जो है एचआरए में? देखिए, ये तो फिर अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी को बताइए मत और मेरा 10,000 की जगह 12,000 किराया ले लीजिए और कहीं वो लिखा नहीं है, तो किसी को भी मालूम पड़ेगा नहीं उसका। ठीक है, तो उस तरह से तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो एचआरए की आत्मा है वो यही है कि आपका जो मकान है जिसमें आप रह रहे हैं वो उसके लिए बना है और उसकी एग्जेम्पशन वो मिले। अच्छा, अब एक सवाल अगला ये आता है कि अगर पति पत्नी घर खरीदने के लिए ज्वाइंट होम लोन लेते हैं तो टैक्स छूट किस हिसाब से मिले? क्या दोनों को बराबर मिलेगी? और क्या इसके लिए दोनों को प्रॉपर्टी में को ओनर होना चाहिए? और क्या इसका कोई फ़ायदा मिलेगा? ज़्यादा फायदा होता है अकेले लेने में या पत्नी के साथ ज्वाइंट होम लोन लेने में? देखिए, डेफिनेटली अगर ज्वाइंट होम लोन लेते हैं तो हर लिहाज से ज्यादा फायदा है, एक्सेप्ट कि कुछ स्टेट में स्टैंप ड्यूटी अगर ज्वाइंट होम लोन लेते हैं तो कुछ 1-2% कम ज्यादा देनी पड़ सकती है। वो भी कई जगह है, कई जगह नहीं है। लेकिन अगर दोनों सपोज सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हैं या अर्नर मेंबर हैं तो दोनों को जो सेक्शन 24 की डिडक्शंस हैं 2 लाख रुपए की, या अगर आप दूसरे 80 में फॉल कर रहे हैं तो वहां पर, तो अगर आपको वो सब चीजें हैं और दोनों ने होम लोन ज्वाइंटली ले रखा है और दोनों ने ही प्रॉपर्टी भी ज्वाइंटली ले रखी है, वो जिस भी रेशियो में आपकी ओनरशिप है उस रेशियो में कैलकुलेट कर ली जाएगी और मैक्सिमम डिडक्शन जो सेक्शन में प्रेस्क्राइब्ड है 2 लाख रुपए या और दूसरे सेक्शन में, वो आपको सेपरेटली मिलेगी। तो आपको वो डिडक्शन दोनों के हाथों में सेपरेटली है। तो सपोज अगर आप 30% के स्लैब में जाते हैं दोनों और 2-2 लाख की आपको मिलती है तो 60-60 30% के हिसाब से प्लस सरचार्ज प्लस उसमें एजुकेशन सेस जोड़ दें तो दोनों को 60-60 65 हजार रुपए की बेनिफिट दोनों को होगा सेपरेटली। तो इसका मतलब अगर पति पत्नी दोनों सैलरीड परंतु हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है, कई बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये बन जाता है कि हम होम लोन ज्वाइंट ले लेते हैं और प्रॉपर्टी एक के नाम में ले लेते हैं, तो उसमें इनकम टैक्स के लोग बड़ी दिक्कतें करते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि होम लोन भी ज्वाइंट हो और प्रॉपर्टी भी ज्वाइंट नाम में आप रजिस्टर्ड करवाएं और उसका शेयर अगर डिटरमाइंड कर दें तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो 50-50 माना जाएगा या जिस भी रेशियो में वो लोन लिया गया है उस रेशियो में मान लिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जी,
तो चलिए, तो आप लोगों के लिए सलाह ये है कि अगर आप होम लोन लेना चाह रहे हैं और पति पत्नी दोनों सैलरीड क्लास हैं, तो अगर जॉइंट जो है होम लोन लेते हैं और को ओनर रहते हैं प्रॉपर्टी में, तो उससे आपको टैक्स में जो है वो ज़्यादा आपको गनीमत मिलेगी, ज़्यादा छूट मिलेगी। अगला सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता के घर में रह रहा हो और ये कह रहा है कि वो उन्हें किराया दे रहा है, क्योंकि बहुत से लोग टैक्स बचाने के लिए ऐसा करते हैं, तो क्या इस आधार पर एचआरए क्लेम किया जा सकता है और इसके लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? देखिए, सबसे पहले तो माता पिता के होम लोन में पीछे लोग यही करते थे कि दिखला देते थे। पेरेंट्स कई बार अपनी इनकम में उस जो आप दिखला रहे कि मैं माता पिता को रेंट दे रहा हूं, वो इनकम पेरेंट्स अपनी इनकम में दिखलाते नहीं थे, और आप बिना एचआरए दिए, बिना रेंट दिए आप एचआरए क्लेम कर लेते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके प्रॉपर प्रूफ हो और उसकी पेमेंट रेगुलर जाए और एक एग्रीमेंट बने, उसका एग्रीमेंट के तहत वो पेमेंट जाए और बैंकिंग चैनल से जाए, राइट। तो और साथ में 1 लाख से ऊपर है तो डिडक्ट जो ओनर है उसका पैन भी होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें आपको एक डिक्लेरेशन के माध्यम से अपने एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है और उसके प्रूफ भी देने पड़ते हैं, तभी आपको एम्प्लॉयर उन सब चीजों की डिडक्शन, और आपका कोई अदरवाइज घर ना हो तो ज्यादा बेटर है जी। उस शहर में। हो भी जाता है तो कई बार ठीक है, मिल जाती है वो भी, परंतु पेमेंट जो पेरेंट्स को जाए वो बैंकिंग चैनल से जाए, एग्रीमेंट के तहत जाए, और उसकी एक रेंट रिसीट भी आप लें, और पेरेंट्स भी उस इनकम को, अगर वो टैक्सेबल लिमिट में आती है, तो अपने टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से अपनी रिटर्न दाखिल करें। अभी जो हमने रिपोर्ट दिखाई खेमका साहब, जिसमें हमने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हैं और होम लोन अगर आपका चल रहा है तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अगर आपका होम लोन भी चल रहा है और आप एचआरए का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं? तो भाई, एचआरए का बेनिफिट अलग बात हो गई कि आप रेंटेड अकोमोडेशन में, सपोज होम लोन चल रहा है, अभी आपने ऑक्यूपाइड नहीं कर पाए हैं, दूसरी सिटी के अंदर है सपोज, और उसका होम लोन चल रहा है, और आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से दूसरे शहर में आ गए हैं, ठीक है, वहां आप रहने लग गए हैं और वहां किराया दे रहे हैं आप, तो आपको दोनों बेनिफिट मिलेंगे। जो उन सेक्शंस में कंडीशंस हैं हर एक चीज की, कि आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है नहीं है, आपने अगर नहीं भी है तो कितनी दूरी है उसमें, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है आपको बस खाली। लेकिन साइमल्टेनियसली ऐसा कोई नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। अगर आपके उन प्रोविजंस, दोनों सेक्शंस के प्रोविजंस को साइमल्टेनियसली रीड करके अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो एचआरए का बेनिफिट भी मिल जाएगा और हाउसिंग लोन का भी मिल जाएगा। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। अब आईटीआर फाइल करने की तारीख काफ़ी नज़दीक आ रही है, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, कोई टिप्स आप देना चाहेंगे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं? आपके पास तो बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका खास ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो तारीख को लेकर के हो या फिर जो सामान्य गलतियां हैं जो लोग करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अपनी जो रिटर्न है वो जल्दी से जल्दी भरें, पहला था, क्योंकि कई बार आखिरी के टाइम में हिकअप्स हो जाती हैं, साइट नहीं चलना, स्लो हो जाना, आपको कोई अपने घर की इमरजेंसी आ सकती है, तो उन सब दिक्कतों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले अपनी रिटर्न जल्दी से जल्दी। दूसरी बात है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है तो अपने एम्प्लॉयर से प्रॉपर फॉर्म 16 लें और उसका वेरिफिकेशन आपके 26 AS में दिख रहा है और वो उससे टैली कर रहा है। और आजकल एक चीज और आई है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट, उसमें भी क्या क्या चीजें दर्शाई गई हैं, क्या वो एक्चुअल में है, उसका वेरिफिकेशन टाइमली रहते हुए कि डिविडेंड डिक्लेयर है या कैपिटल गेन है, बहुत सारी तमाम ऐसी बातें उसके अंदर आ जाती हैं जो आप वेरीफाई करके अपने एक्चुअल रिकॉर्ड से उसको जस्टिफाई करके अपनी इनकम की कंप्यूटेशन में डाल के उसको प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते समय दिखला सकते हैं। एक सवाल इसी चीज में बहुत महत्वपूर्ण ये कहना चाहता हूं विपुल जी, कि बहुत सारे लोगों को ये है कि अगर मेरी सपोज 5.5 लाख से नीचे है, 5.5 लाख तक की सैलरी और 50,000 डिडक्शन में ले लेता हूं और वो 5 लाख से नीचे आ जाती है या कुछ सेविंग करके मेरी 5 लाख से नीचे आ जाती है, तो मुझे रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि ये गलत धारणा है, गलत अवधारणा है।
मेरा ये मानना है कि जिस भी व्यक्ति की जी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है ग्रोस, और वो कोई भी एग्जम्पशंस या डिडक्शंस क्लेम कर रहा है, क्या उसका टैक्स लायबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही, उस हर व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नहीं तो कभी भी आने वाले समय में उसके लिए पेनल्टी या और दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके लिए सलाह यही है कि समय से पहले भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, सही तरीके से भरें, और जिन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया खेमका जी की तरफ से उनका ध्यान रखें। एक छोटा सा सवाल और है, बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं और कुछ लोग मेरे जानने वाले मित्र भी हैं, उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने ITR फाइल किया और उनको ये उम्मीद थी, वो लोग ज़्यादातर चीज़ें जो है वो टैक्स अपना डिडक्ट कराते रहते थे कि एक साथ एक मुश्त पैसे जो है वो साथ में आ जाते थे। इस बार वो नहीं आए। 2 महीने 3 महीने दिसंबर में फ़ाइल किया और अब जो है दूसरा जो है ITR फाइल करने का समय आ गया है। अब वो अपने CA से बात कर रहे हैं, CA भी उनको सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं हमने ग्रेवेंसेस में डाल दिया है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जिनके अभी तक रिटर्न के जो पैसे हैं वो वापस नहीं आए? जो क्या प्रक्रिया है? रिफंड के पैसे हैं, देखिए इसमें कोई भी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जो है CPC, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, सारी इनकम टैक्स रिटर्न्स वहीं पर प्रोसेस होती है। परंतु मेरे हिसाब से बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि जिनके रिफंड नहीं आए हैं। आजकल वो काफी जल्दी आने लग गए हैं। जी। या तो कहीं ना कहीं अगर आपकी असेसमेंट नहीं हुई तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं उनको, एक प्रॉपर उसकी विंडो है। अगर आप साइट पे जाएंगे, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करेंगे तो वो आपके लिए, आपकी अगर प्रोसेस हो गई है फिर भी नहीं आया तो आप उनकी हेल्पलाइन पे बात करके या फिर टिकट रेज करके ग्रीवेंस की आप उसको मांग सकते हैं। नहीं तो एक और सलाह मैं दूंगा जी। कि हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कोई अपडेशन मांग रहा हो, को बहुत सारे बैंकों को मर्जर हुआ है, हो सकता है आपने वो कोई बैंक जो पहले दे रखा है वो बंद कर दिया हो, तो ये सब दिक्कतें। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल उसमें अपडेट कर दें अगर आपका रिफंड डिटरमाइंड ऑलरेडी हो चुका है और आपका रिफंड नहीं आया है तो। ठीक है।